प्राचीन काल से ही अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो हमें अतीत की इतिवृत्ति प्रदान करता है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि इतिहास का संबंध अतीत से है, जिसके अंतर्गत केवल सत्य घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। उसमें उन सभी लिखित एवं मौखिक वृत्तों को शामिल किया जाता है जिनका सीधा संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों एवं घटनाओं से होता है। यदि हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास की अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, जिनमें सामान्यतः 1000 से अधिक वर्षों की कालावधि को समेटते हुए हिंदी भाषा एवं साहित्य के उद्भव एवं विकास क्रम को दर्शाया गया है। उनमें हिंदी की विविध विधाओं में रचित रचनाओं एवं उनके रचनाकारों के साथ साथ समय समय पर परिवर्तित होती सामाजिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का यथार्थतः उल्लेख भी मिलता है। यद्यपि 19वीं शती से पूर्व विभिन्न साहित्यकारों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी है जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों एवं लेखकों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि। किंतु इनमें कालक्रम एवं तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं के सुव्यवस्थित लेखन के अभाव में इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्त्वार द ला लिटरेत्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का उल्लेख किया है। इसका पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने के साथ ही विभिन्न कवियों के रचना काल का निर्देश भी किया गया है, किंतु इसमें काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास नहीं किया गया। वहीं हिंदी के कवियों के साथ अन्य भाषाओं की रचनाओं को घुला मिला दिया गया, जिसके कारण इसे इतिहास की संज्ञा देने में संकोच होता है। तासी की इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को जाता है, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा, जिसका प्रकाशन सन 1883 ईस्वी के आसपास हुआ। इस ग्रंथ में उन्होंने लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसमें कवियों के जन्मकाल एवं रचना कालों के संकेत भी प्राप्त होते हैं, किंतु ये संकेत भी बहुत विश्वसनीय नहीं हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। इसमें ग्रियर्सन ने कवियों एवं लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए तत्कालीन युगीन प्रवृत्तियों का भी स्पष्ट उल्लेख किया है। यही वजह है कि नाम से इतिहास न होते हुए भी इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें उन्होंने हिंदी के साथ न तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया और न ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। वस्तुतः 19वीं सदी में जहां हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपराओं का श्री गणेश भी नहीं हुआ था, हिंदी भाषा एवं साहित्य की ऐसे स्पष्ट एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत करना ग्रियर्सन की अद्भुत प्रतिभा एवं गहनशीलता को दर्शाता है।
ग्रियर्सन के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में अगला नाम मिश्र बंधुओं का आता है, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की। ये ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और इसका चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने एक ओर जहां लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, वहीं दूसरी ओर इसे 8 से अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास को प्राप्त है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। यह मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे बाद में परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। साहित्य के इतिहास के बारे में शुक्ल जी ने स्वरचित हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभ में लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इस ऐतिहासिक ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के लगभग 900 वर्षों को 4 सुस्पष्ट कालों में इस प्रकार विभक्त किया कि पाठक के मन में संदेह का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। उन्होंने काल विभाजन हेतु युगीन परिस्थितियों को आधार बनाया। आचार्य शुक्ल के इस ग्रंथ की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने भक्तिकाल को शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर पहले 2 शाखाओं में विभाजित किया, जिनके नाम हैं निर्गुण धारा और सगुण धारा, और फिर उन दोनों को भी 2-2 शाखाओं में विभक्त करते हुए निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा में विभक्त किया। वहीं सगुण धारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में विभक्त करके न केवल साहित्य आलोचकों के लिए बल्कि हिंदी साहित्य के अनुसंधानकर्ताओं के लिए भी एक अत्यंत सरल एवं सीधा मार्ग तैयार किया। इसी प्रकार उन्होंने रीतिकाल एवं आधुनिक काल को भी सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन होता है। उन्होंने 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य की भूमिका, 1952 ईस्वी में हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, सन 1952 में ही हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान की। आचार्य द्विवेदी पहले साहित्यकार थे जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं का खंडन करने का साहस किया। आचार्य द्विवेदी ने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उन धारणाओं को खंडित किया जो युगीन परिस्थितियों पर केंद्रित थीं। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि एक ओर जहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा पर ज्यादा बल दिया, वहीं दूसरी ओर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने युगीन परिस्थितियों को आधार बनाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों के मत एक दूसरे के पूरक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का अवतरण भी होता है, जिन्होंने 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालावधि को ही समेटा है। इस ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त करते हुए उन्होंने सामान्यतः आचार्य शुक्ल के ही वर्गीकरण का अनुसरण किया है। विभिन्न विद्वानों के सामूहिक प्रयासों से तैयार इतिहास ग्रंथों में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य भी उल्लेखनीय है।
इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी शब्द सागर की भूमिका को आधार बनाया गया है, जिसका उल्लेख हो चुका है। इसी क्रम में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास भी प्रमुख स्थान रखता है, जो सर्वप्रथम 1973 में नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। ये ग्रंथ भी अनेक लेखकों के सहयोग से तैयार किया गया है। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभक्त किया गया है, जिसमें 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक आदिकाल, 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक भक्तिकाल, 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक रीतिकाल और 19वीं शती के मध्य से अब तक के काल को आधुनिक काल नाम दिया गया है। इन इतिहास ग्रंथों के अतिरिक्त भी अनेक समीक्षात्मक ग्रंथ और शोध प्रबंध प्रकाशित हुए हैं, जिनमें हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास तो नहीं, किंतु उसके किसी एक पक्ष को अवश्य दर्शाया गया है। उनमें से प्रमुख हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र का हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र की रीति काव्य की भूमिका, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, चंद्रकांता बाली का पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया कृत राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन आदि। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि गारसा दत्तासी से लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने अपने अपने दृष्टिकोण को आधार बनाते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है, जिसके फलस्वरूप आज हम हिंदी साहित्य का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य को एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित स्वरूप प्राप्त हो सका है।